फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका थ्योरी पार्ट भी करेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट भी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है, जिनका मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ और रिलीजियस पब्लिक सर्विसेज लोगों को देना। तो ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं, सोसाइटी के लिए ही वर्क करते हैं। इसमें इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको हम सरप्लस मानते हैं, और बिजनेस एक्टिविटीज इनकी जो होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं होती हैं, इसलिए इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन और एन एंटरप्राइज। ये सेपरेट एक इसकी लीगल एंटिटी होती है, इसकी अपनी अलग पहचान होती है। इसको कोई होल्ड नहीं करता, कोई इसका मालिक नहीं होता, कोई इंडिविजुअल मालिक नहीं होगा, कोई कंपनी मालिक नहीं होगी, कोई बॉडी मालिक नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल है जैसे स्कूल लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं ये लोग, कॉलेजेस हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, चैरिटी वाले, सोसाइटीज हो गई, स्पोर्ट्स आर्ट कल्चर क्लब हो गए। ये सारे हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मेनली होते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास फंड्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि काम करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फंड्स कहाँ से आएंगे? फंड्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, वो फंड्स देते हैं। जैसे मेंबरशिप फीस वगैरह देंगे, सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। क्या इनका मेनली जो फंड आता है वो डोनेशंस से आता है। इनको डोनेशंस मिलती हैं लोगों के थ्रू, जिसको ये यूटिलाइज करते हैं सोशल वर्क में। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कहाँ से आता है? सबसे पहले है डोनेशन, मेंबरशिप फीस, कोई मेंबर बना ऑर्गेनाइजेशन का तो वो फीस पे करेगा। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ईयरली सब्सक्रिप्शन, जैसे हम आजकल केबल टीवी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हॉटस्टार अमेजोन वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ईयरली, वैसे सब्सक्रिप्शन उसका भी लिया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी। लोन वगैरह लेते हैं और गवर्नमेंट से इनको ग्रांट मिलते हैं सोशल वर्क के लिए। तो इस तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास फंड आते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के? ये एंटिटी है, एक बिजनेस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसको प्रमोट कर रहे हैं इंडिविजुअल एंटरप्राइज। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस है सोशल वर्क, मेनली कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज लोगों को देना है। ओनरशिप इसका कोई मालिक नहीं होता, ये चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट होते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं। तो ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एंटिटी है, बिल्कुल अलग है, इसका कोई मालिक नहीं होता, इसके नाम से इसकी पहचान होती है। पर्पस इसका सोशल वर्क है, और ओनरशिप जो है इसकी, इसका कोई ओनरशिप नहीं होता, ये चैरिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहली बात, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ही नहीं है इसका। ये काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ अर्निंग हुई तो उसको हम सरप्लस मानते हैं, और उस सरप्लस को ये क्या करते हैं, यूज करते हैं बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के लिए। इसको प्रॉफिट को बांटा नहीं जाता है, जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में नहीं माना जाता है, बांटा जाता है। मैनेजमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एक ग्रुप होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं एक साथ, जिसको मैनेजिंग कमेटी कहा जाता है, ट्रस्टी कहा जाता है, वो रन करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंड्स कौन देते हैं? मेंबर्स और डोनर्स जो हैं फंड्स इनको प्रोवाइड करते हैं, मेंबरशिप फीस में, सब्सक्रिप्शन में, डोनेशंस में। इसके बाद इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है वो बनाता है रिसीट पेमेंट अकाउंट,
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 अकाउंट इनको बनाने होते हैं। रिसीट पेमेंट अमाउंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट की कितना पैसा आया कितना पैसा गया है, इनकम एक्सपेंडिचर कितनी इनकम हुई है पूरे साल में, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है पूरे ईयर में, और बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस शो करता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका सेटअप जो है वो पर्पस क्या होता है, कल्चरल एक्टिविटीज, सोशल वर्क है मेनली, पब्लिक सर्विस इनको करना है। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है। फंड्स, इनको सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस वगैरह सरप्लस आते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैपिटल प्रोप्राइटर लेके आता है। अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप में वो कैपिटल लेके आएंगे। अगर वो कंपनी है तो शेयर कैपिटल आएगी या बोरो करेंगे वो लोग। और यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उन पार्टनर्स के बीच में, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है वो रिजर्व्स मान लिए जाते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 बनते हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाते हैं। सरप्लस या प्रॉफिट जो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में निकल के आता है। अगर लॉस है तो डेफिसिट कहेंगे उसको, और बेनिफिट है तो सरप्लस कहेंगे। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कंप्यूट करते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस है दोनों में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 3 है, रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम सीखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कि रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है? तो रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है? समरी ऑफ कैश है और बैंक, बस इतना याद रखना है बच्चों को। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है? समरी ऑफ कैश है। समरी ऑफ कैश का मतलब रिसीट पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड जितना भी कैश आया सारा रिकॉर्ड किया जाता है, और जितना भी कैश गया वो पेमेंट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। बच्चे बस इतना याद रखें तो रिसीट पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। पूरे साल में जितना कैश आया रिसीट साइड लिखो, और जितना कैश गया वो पेमेंट साइड लिखो। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस ईयर से रिलेट करता है। हमें क्या देखना है, किस साल अब कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। इसमें क्या करते हैं कि ओपनिंग बैलेंस बीडी हम लिखते हैं कैश का, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। पॉजिटिव कैश बैलेंस बीडी इधर लिखते हैं। क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा सीडी यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड। अगर ओपनिंग, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल इसको ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि 10 रुपये ओपनिंग शुरू दिन की शुरुआत में है। पूरे दिन में मैंने 50 रुपये मेरे पास आए, टोटल हो गया मेरे पास 60 रुपये का। कि 60 रुपये मैंने पूरे पूरे टोटल मेरी जेब में 60 रुपये होने चाहिए। पूरे दिन में मेरा खर्चा हो गया 20 रुपये का। तो अब मेरे पास क्लोजिंग कितना बचेगा? 40 रुपये का। ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसमें भी रिसीट पेमेंट अकाउंट में भी यही होता है। इसमें बस पूरे साल का हिसाब होता है कि ओपनिंग कैश हमारे पास कितना था, फिर पूरे साल में हमारे पास कितना पैसा आया किन कहाँ कहाँ से, उसके बाद पैसा कहाँ कहाँ गया, और जो बचा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। अगर हमारे पास कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो कैश का नेगेटिव बैलेंस माना जाता है, तो उसका बीडी हमारा क्रेडिट साइड आएगा। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्लोजिंग में भी है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस का सीडी हमारा आएगा डेबिट साइड। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट ये हमारा होता है। अब रिसीट पेमेंट अकाउंट के जो हैं क्या क्या चीजें होती हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो आती हैं, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस समझ में आ गया, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ये सब होता है। अब आगे इसके बाद क्या कहाँ कहाँ से पैसा आता है? सब्सक्रिप्शंस।
सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि मेंबर्स हैं, मेंबर ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वो पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन एक तरह से पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है हमारी। तो सब्सक्रिप्शन कई साल से रिलेट हो सकता है, करंट ईयर से, प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से। तो जो भी पैसा आया उसको डायरेक्ट हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन का इतना पैसा आया। इसके बाद डोनेशंस हैं, डोनेशन आ रही हैं। स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट आ रहा है, स्पेसिफिक बताया है इंस्टीट्यूशन ने या गवर्नमेंट ने कि इस चीज के लिए आपको खर्चा करना है। आपको मान लो बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्चा करना है, बच्चों के कल्चरल ट्रेनिंग के लिए खर्चा करना है, ये स्पेसिफिक पर्पस होता है। एंट्रेंस और एडमिशन फीस, जैसे क्लब है, सोसाइटी है, उसमें एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन या एंट्रेंस फीस का अलग से चार्ज लिया जाता है वो। जनरल ग्रांट्स, नॉर्मली किसी भी खर्चे के लिए ग्रांट दे दिया गया, वो जनरल ग्रांट होगी। तो स्पेसिफिक ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जनरल ग्रांट किसी भी पर्पस के लिए आप यूज करें। फिर न्यूज़पेपर, ग्रास वगैरह, जैसे क्लब है, क्लब में ग्राउंड है, ग्राउंड की ग्रास बेच दी। न्यूज़पेपर्स क्लब में आते रहते हैं, उन ओल्ड न्यूज़पेपर्स को बेचा, उससे जो पैसा मिला वो आया। सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई क्लब है, क्लब में स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा है, पुराने बैट पड़े हैं, फुटबॉल पड़ी है, हॉकी स्टिक पड़ी है, इक्विपमेंट्स पड़े हैं, उनको बेच दिया पुराने खराब माल को, तो उससे जो पैसा मिला वो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ग्रांट्स आते हैं सोसाइटी एंड जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है कि उस ग्रांट को इन्वेस्ट कर देता है। मान लिया बैंक में एफडी करवा दी तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो। इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट लेक्चर्स, कॉन्सर्ट करवा दिया क्लब ने ऑर्गेनाइज तो उससे जो इनकम हुई वो। डिविडेंड, कहीं शेयर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उससे डिविडेंड अर्न हो रहा है। रेंट रिसीव्ड, रेंट पे हमने क्लब ने को रेंट पे कहीं दिया है उससे जो रेंट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हमने कहीं लोन प्रोवाइड किया है तो उससे जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। मिसलीनियस रिसिप्ट्स, जो रिसिप्ट्स अलग अलग तरह से कहीं से पैसे आ रहे हैं तो वो मिसलीनियस रिसिप्ट्स हो गई। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप क्लब की दी गई जिसके लिए फीस ली जा रही है वो लाइफ मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन दिया लिया जा रहा है। इसके बाद आता है हम लोगों का लेगेसीज। लेगेसीज जो होता है, कोई अपना पर्सनल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है एनपीओ को तो वो कहलाता है हमारा लेगेसी। इसके बाद आता है एंडोवमेंट फंड। एंडोवमेंट फंड जो होता है हम लोगों का फिक्स फंड प्रोवाइड किया जाता है स्पेसिफिक वर्क के लिए, वो एंडोवमेंट फंड है, गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हमने सेल कर दिए स्पेसिफिक फंड्स के लिए, प्राइज फंड के लिए, मैच कराने के लिए जो रिसीट्स हुए वो हमारे स्पेसिफिक फंड कहलाते हैं। इसके बाद हम लोगों का आता है सैलरी, सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, पोस्टेज का खर्चा, चिट्ठी पत्रिका, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर का खर्चा, मैगजीन का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जो होती है हम लोगों की, अकाउंट्स को जब ऑडिटर देखता है तो वो उसको ऑडिट फी पे की जाती है। मेंटेनेंस का एक्सपेंस, इंश्योरेंस का खर्चा, सेक्रेटरी को होनोरियम दिया गया, एक तरह से सैलरी उसको दी गई, अदर्स को होनोरियम दिया गया, म्युनिसिपल टैक्सेस, प्राइसेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, मैच वगैरह करवाया, ऑफिस के खर्चे, शो के एक्सपेंसेस, मिसटीनियस पेमेंट्स। अगर कोई एसेट परचेज किया गया तो उसको भी दिखाते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी परचेज किया गया उसको भी दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट की गई उसको भी दिखाएंगे, बुक्स परचेज की गई उसको भी दिखाएंगे, लोन रिपे हुआ उसको भी दिखाएंगे, बिल्डिंग परचेज की गई उसको भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी पेमेंट्स हुई सारी, चाहे पेमेंट हमारी
कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, उसको दिखाया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। कैपिटल नेचर के वो आइटम्स होते हैं जो असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, जबकि रेवेन्यू नेचर के वो आइटम होते हैं जो सिर्फ हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि इसमें कैपिटल नेचर के आइटम जो रिसीट पेमेंट अकाउंट में थे, फिक्स्ड एसेट परचेज किया, इक्विपमेंट परचेज किया हमने, बुक्स परचेज की, लोन रिपे किया, बिल्डिंग, ये लंबे समय तक हमें बेनिफिट देने वाले हैं, तो ये कैपिटल नेचर के आइटम हैं। बाकी जो ऊपर थे वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस थे, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी दिखाए और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस भी हमने यहाँ पे दिखाए। इसी तरह से इधर डेबिट साइड हमारे कुछ कैपिटल रिसीट्स हैं और कुछ रेवेन्यू रिसीट्स हैं। रेवेन्यू रिसीट्स जो करंट ईयर से रिलेटेड है और कैपिटल रिसीट्स जो लंबे समय के लिए होती हैं, जैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस हो गई, डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हैं तो वो सब, तो ये सारी चीजें हमारी कैपिटल नेचर की हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं। तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों रिसीट पेमेंट में आता है हम लोगों का, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? ये एक असेट अकाउंट है जो समरी दिखाता है कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स का, जिसमें बैंक बैलेंस भी आता है। इसको प्रिपेयर करने का बेसिस क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। मेनली कितना कैश आया, कितना कैश गया, हमारे पास कैश कितना बचा है, ये हमें पता चलता है। अभी मैंने बताया कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के दोनों आइटम्स इसमें आते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो। पीरियड, इसमें पूरे एक साल का कैश बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है एक अकाउंटिंग पीरियड का, भले ही वो किसी भी से रिलेट करता हो, करंट ईयर से, प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इसमें कैश और बैंक का हम रखते हैं। एडजस्टमेंट्स इसमें करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस की, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम की। अगर पिछले साल का कुछ एक्सपेंस हमें रिसीव हुआ है तो वो करंट ईयर के जो एक्सपेंस है उसमें वो प्रीवियस ईयर का कुछ एक्सपेंस था रह रहा था और करंट ईयर में भी कुछ एक्सपेंस हुआ है, तो हम करंट ईयर के एक्सपेंस में पिछले साल का जो एक्सपेंस पे किया है वो जोड़ के टोटल पेमेंट दिखा देंगे। पर्पस क्या है इसका? मेनली यही पर्पस है कि हमें पता चलना चाहिए कि किस हेड से कितना अमाउंट रिसीव हुआ और कितना हमने पे किया है। इसकी कुछ कमियां भी हैं कि ये एक्सपेंसेस और इनकम को शो नहीं करता कि कितना हमने करंट अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस किया और कितना इनकम कमाया है, क्योंकि ये तो पिछले साल का भी और अगले साल का भी पैसा जो आया गया वो सारा रिकॉर्ड करता है, इसलिए ये सही नहीं शो करता एक्सपेंस और इनकम। ये नहीं दिखाता कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस अपने इस इनकम से मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये तो सिर्फ ये दिखा रहा है कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट और कैश बुक, अब बच्चे सोचेंगे तो कैश बुक ही है, लेकिन ये कैश बुक नहीं है, ये कैश की समरी है। कैश बुक में क्या होता था कि हर ट्रांजेक्शन हम लिखते थे रिसीट और पेमेंट अकाउंट की सेपरेटली, 11th में हमने किया है। जबकि रिसीट पेमेंट अकाउंट में हम समरी है कैश बुक की, कैश बुक से ही हम बनाते हैं, टोटल लिखा जाता है। रिसीट पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, साल जब कंप्लीट हो गया होने वाला है तब हम बनाते हैं, कंप्लीट हो गया तब प्रिपेयर करते हैं। कैश बुक डेली बेसिस पे मेंटेन करते हैं। ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो डेट वाइज नहीं होती, समराइज्ड फॉर्म में होती हैं कि टोटल पूरे साल में इतने का खर्चा हुआ। ट्रांजैक्शन इसमें डेट वाइज होंगी। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है रिसीट पेमेंट अकाउंट, इसको हर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड में रिसीट और पेमेंट में हम दिखाते हैं रिसीट पेमेंट साइड
डेबिट क्रेडिट साइड में, जबकि कैश बुक डेबिट क्रेडिट साइड में होता है। इसमें लेजर फोलियो नहीं होता है, लेजर का कोई भी स्पेस नहीं होता, जबकि कैश बुक में सेपरेट कॉलम होता है लेजर फोलियो का, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि इस लेजर से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च को, हमारे पास ओपनिंग कैश है 50,000 का, फिर वो कैश इन हैंड है, ये कैश एट बैंक है 3,40,000 का। इसके बाद सब्सक्रिप्शंस कुछ हमने रिसीव की, डोनेशंस रिसीव की, इन्वेस्टमेंट किया, रेंट पे किया, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। इसी तरीके से न्यूज़पेपर और मैगजीन का खर्चा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बुक परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, ऑनोरियम दिया। तो ये सारी डिटेल्स हम लोगों के पास है, देंगे जो पैसा गया पेमेंट में लिख देंगे। तो हम लोगों के पास 3,40,000 था, यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 15,70,000, इसको हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। इसके बाद डोनेशंस हमने रिसीव किया 2,80,000 का, एक लाइन पकड़ी और उसी को पुट करते चले गए। तो हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट परचेज मतलब पेमेंट हुई है 5 लाख की, तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने की है, इन्वेस्टमेंट परचेज 5 लाख हमने इधर पेमेंट साइड दिखा दिया। इसके बाद था हमारा रेंट पेड 50,000 का, हमने रेंट पेड भी 50,000 दिखा दिया, यहाँ पे पेमेंट हुई है। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस जो पे किए हैं बारी बारी से यहाँ दिखा दिए 2,30,000 और 25,000। इसके बाद दूसरी साइड आते हैं हम, न्यूज़पेपर का खर्चा 87, फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर ओल्ड न्यूज़पेपर हम बेचेंगे 12,000 का हमने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा, तो ओल्ड न्यूज़पेपर से। इसके बाद है बुक्स हमने परचेज की 3,40,000 की, बुक परचेज की 3,40,000 की। इसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो 4,70,000 का परचेज किया, तो स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा आ गया 4,70,000 का। फिर होनोरियम हमने पे किया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, हाँ, और ऊपर नीचे है इंटरेस्ट जो है वो हमने रिसीव किया 50,000, इनकम है हम लोगों की, ये हमने इधर दिखा दिया। एक सेकेंड, पैसे आ रहे हैं हम लोगों के, इधर हमने दिखा दिया 50,000। इसके बाद ऑनरियम कोच को दिया 1.5 लाख रुपए का, और क्लोज कैश इन हैंड हम और कैश एट बैंक का है 30,000 कैश इन हैंड है मेरे हिसाब से, तो 30,000 कैश इन हैंड हम दिखा देते हैं क्लोजिंग। तो हमने यहाँ 1.5 लाख ऑनरियम को दिया और 30,000 जो है वो कैश इन हैंड हो गया हमारे पास, और ये बैलेंसिंग फिगर कैश एट बैंक हमें निकालनी पड़ी। इस साइड को टोटल किया हमारा 2302 आया, इसमें से हमने माइनस कर दिया सारा ये सम टोटल और 30,000 भी, तो हमारा बैलेंस आ गया बैंक का 4,20,000। इस तरीके से हम रिसीट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो जो रिसीट पेमेंट अकाउंट होता है उसी के बेसिस पे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये बताता है कि कितना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने एक तरह से प्रॉफिट कमाया है, जो लेकिन उनका प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं, तो हम बताते हैं सरप्लस क्या हुआ उनको या डेफिसिट क्या हुआ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक साल में कितना सरप्लस हुआ कितना डेफिसिट हुआ ये हम निकालते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, और रिसीट पेमेंट अकाउंट से इसको बनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम, उसको ही दिखाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट पेमेंट अकाउंट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें
इनकम एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिखाएंगे, जबकि रिसीट पेमेंट अकाउंट में दोनों दिखाते हैं, रेवेन्यू के और कैपिटल नेचर के दोनों दिखाते हैं। जो हमारा रिसीट पेमेंट अकाउंट था वो कैश बेसिस पे बनता था, जबकि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि जिस साल से रिलेटेड खर्चा है, जिस साल से रिलेटेड एक्सपेंस है उसी ईयर में उसको दिखाना है। अगर करंट ईयर का हम बना रहे हैं तो सिर्फ करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी है तो उसको डिडक्ट कर देंगे, जबकि रिसीट पेमेंट अकाउंट में तो उसको हम जोड़ देते थे, इसमें हटा देंगे उन लोगों को। तो यही ध्यान यहाँ पे रखना होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस में हम सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड लेते हैं, भले उनको पे किया गया है या पे नहीं किया गया है। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की का एक्सपेंस है तो उसको ऐड कर देंगे, इनकम है तो उसको जोड़ देंगे, यही हमें ध्यान रखना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए ये ध्यान रखना होता है कि करंट ईयर से रिलेटेड जोड़ना है, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड माइनस कर देना होता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस भी इसमें काउंट होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, जो कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स को इसमें हम नहीं शो करते हैं क्योंकि वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या फीचर है, नेचर क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, बस प्रिपेयर किया गया है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, जबकि रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या था, हमारा कैश अकाउंट था। अकाउंटिंग का बेसिस क्या है इसका, इसका बेसिस है ये इनकम और एक्सपेंसेस, लॉस और रेवेन्यू, हर चीज को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग पीरियड क्या है इसका, इनकम एक्सपेंसेस जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट होते हैं, भले ही पे किए गए हैं नहीं, उसको शो करते हैं, करंट ईयर से रिलेटेड शो करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें प्रॉफिट और सरप्लस हम दिखाते हैं। इसमें एडजस्टमेंट करते हैं एक्रूअल बेसिस पे, इसको प्रिपेयर किया जाता है वगैरह का एडवांस सबका हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब हम आते हैं कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। और तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा मिलता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि हमने कोई असेट परचेज किया, क्योंकि वो एसेट में काफ़ी समय, लंबे समय तक बेनिफिट देगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका मेनली एक अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट होता है, जैसे जैसे कि हमने सैलरी पे की एम्प्लॉय को, रेंट पे किया, ये सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ किया। फिर हम लोगों का कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि वो रिसीट जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा हमें यूज़ करनी है। मेनली ये लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, कॉर्पस डोनेशन, बिल्डिंग के लिए फंड, रिसीट फ्रॉम फिक्स्ड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हमारी कैपिटल रिसीट्स हैं, एसेट और लाइबिलिटी से रिलेट है। रेवेन्यू रिसीट्स जो हमारी इनकम से रिलेट होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस वगैरह, ये हमारा रेवेन्यू रिसीट है। तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट को दिखाना होता है। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हम लोगों का, वो हम लोगों का चला जाता है बैलेंस शीट में, जबकि रिसीट पेमेंट अकाउंट में ये चारों आते हैं। तो हमें यही डिफरेंस करना होता है, रिसीट पेमेंट अकाउंट हमें दिया गया होता है जिससे हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है इनकम एक्सपेंडिचर के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, और बैलेंस शीट के लिए कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं उसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, और जो हमारे रेवेन्यू इनकम है उसमें एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है। तो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये है कि कोई खर्चा करंट ईयर से रिलेटेड है, ईयर एंड आ गया, मार्च आ गया, और मार्च की सैलरी मान लो हमने पे नहीं की, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो नेक्स्ट ईयर में हम पे कर रहे हैं, तो करंट
में हमने पे नहीं किया तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग है, वो खर्चा हमें अभी देना है, लेकिन वो रिलेट किससे करता है, करंट ईयर से। तो उसको हमें क्या करना है, करंट ईयर में ऐड कर देना है। तो जैसे कि फॉर द करंट पीरियड एनी एक्सपेंस रिमेन अनपेड विच इज अकाउंटेड एज अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो करंट ईयर के लिए, करंट पीरियड के लिए पे नहीं हो पाया है। जैसे कि सैलरी मार्च की जो थी वो नहीं दी हमने, तो सैलरी नॉट पेड है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये खर्चा रह गया, ये हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस होता है कि एडवांस में जो हमने पेमेंट कर दी, जैसे हम फ़ोन का रिचार्ज करवाते हैं, प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं, और उस पैसा हमने आज खर्च कर दिया लेकिन 1 महीने तक उसका यूज़ हम करते रहते हैं, तो वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब एडवांस में हमने खर्चा कर दिया जिसका बेनिफिट हम बाद में लेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे करंट एसेट होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे करंट लायबिलिटी होते हैं। तो इनको बैलेंस शीट में भी शो करते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर में भी इनकी एडजस्टमेंट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं करंट ईयर से रिलेटेड प्लस होता है, बाकी किसी भी ईयर से, नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से रिलेट हो तो माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेटेड है तो इसको प्लस कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो माइनस कर देंगे। बस यही याद रखना है हम लोगों को। एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम, पैसे हमने कमा लिए हैं लेकिन रिसीव नहीं हुए हैं। करंट ईयर की इनकम है, कमा तो हमने इस काम इस साल किया, इस साल पैसे हमारे मिलने थे लेकिन इस साल नहीं मिले, अगले साल मिल रहे हैं, वह एक्रूड इनकम है। तो उसके लिए भी हम सेम वही ट्रीटमेंट करते हैं। करंट ईयर की इनकम है, जोड़ देंगे, किसी और दूसरे साल से एक्रूड इनकम है तो उसको माइनस कर देते हैं। एक्रूड इनकम हमारा करंट एसेट होता है क्योंकि इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, काम हमने नहीं किया, पैसा पहले ही मिल गया तो ये एडवांस इनकम है, ये हमारी करंट लायबिलिटी मानी जाती है बैलेंस शीट में। और सेम इसको भी वही करना होता है, करंट ईयर से रिलेटेड है तो जोड़ो वरना माइनस कर दो। तो ये हमारे 4 चीज़ों की एडजस्टमेंट हमें करनी होती है इनकम एक्सपेंडिचर में, और इनको बैलेंस शीट में लेके जाना होता है। इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या है, सैलरी है। अब इधर रिसीट पेमेंट में डेबिट साइड हमारा रिसीप्ट होता था और क्रेडिट साइड पेमेंट होता था, और इनकम एक्सपेंडिचर में ये उल्टा होता है, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होता है और इधर इनकम है क्रेडिट साइड। और इसमें सिर्फ हमारे आएंगे रेवेन्यू नेचर के आइटम, जैसे कि सैलरी करंट ईयर से रिलेटेड होगी, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की जोड़ दी, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग या पिछले साल से रिलेटेड थी माइनस कर दी, रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है माइनस किया, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी हॉनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉसेज भी इसमें सब आ जाते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, सारा खर्चा हमने इधर दिखा दिया, एक तरह से P&L की तरह। इनकम सारी हम इधर दिखा देंगे, सब्सक्रिप्शन जो हमारी इनकम है करंट ईयर की ऐड की, प्रीवियस ईयर की माइनस की, एडवांस अगर नेक्स्ट ईयर के लिए है उसको भी माइनस कर दिया, एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और सन्ड्री रिसीट सब इधर लिख दिया हमने। इनकम साइड अगर एक्सपेंडिचर साइड से ज़्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, सरप्लस। अगर एक्सपेंडिचर साइड इनकम साइड से ज़्यादा है तो क्या मिलेगा हमें, डेफिसिट। इस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। तो ये डिफर कैसे करता है रिसीट पेमेंट से, क्योंकि इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम आएंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस के लिए बनाया जाता है या डेफिसिट के लिए, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट के लिए बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस एंटरप्राइज का होता है।
जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एक्सपेंडिचर है वो ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। सेट ऑफ बुक और अकाउंट जो होते हैं वो रिसीट पेमेंट अकाउंट के थ्रू बनाया जाता है। ये भी ट्रायल बैलेंस से और अदर इंफॉर्मेशन से बनाते हैं। इसमें जो नेट आता है उसको सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहा जाता है। अब रिसीट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? तो रिसीट पेमेंट अकाउंट हमारा कैश और बैंक का टोटल शो करता है, एक तरह से कैश रिकॉर्ड है। इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो हमें सरप्लस और डेफिसिट शो करता है। इसमें समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस है। ये एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये एक एसेट अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें रिसीट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में हम रिसीट्स को दिखाते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। बैलेंस, इसमें ओपनिंग बैलेंस होता है रिसीट पेमेंट अकाउंट में, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, जबकि इसमें इनकम एक्सपेंडिचर में कोई बैलेंस नहीं होता। इसमें या तो सरप्लस या डेफिसिट आएगा जिसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें रिसीट पेमेंट अकाउंट में हमारा कैपिटल रेवेन्यू नेचर के दोनों आइटम आते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में से केवल करंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं। रिसीट पेमेंट अकाउंट पास्ट करंट से कोई मतलब नहीं होता, उनको कितना पैसा आया बस ये रिकॉर्ड करना है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होता है। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करते रिसीट पेमेंट में। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, तो इसलिए इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंस का हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये नॉन कैश आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करता है रिसीट पेमेंट अकाउंट, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन वगैरह लॉस को रिकॉर्ड करता है। तो अब आता है हम लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया है, बैलेंस बीडी दे दिया कैश का, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 40,000 और डोनेशंस। इधर हमें दे दिया सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, डिफेंस बोर्ड, फर्नीचर, बाईसाइकिल और बैलेंस सीडी कैश का। तो जो जो हमारे रेवेन्यू नेचर के हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। सब्सक्रिप्शन दिखा दिया हमने इधर इनकम साइड, इधर का डेबिट का इधर क्रेडिट में लिखना होता है और मेनली सिर्फ रेवेन्यू नेचर के पकड़ेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, असेट बेचा है, इसमें फायदा हुआ नुकसान हुआ अगर होता तो हम लिखते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था हम लोगों का, बेचा 30,000 में, बुक वैल्यू थी 40,000 की, तो 10,000 का नुकसान हुआ, वो नुकसान हम दिखाएंगे लॉस किधर, एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि नुकसान हुआ है हमें 10,000 का। डोनेशंस रिसीव हुई 10,000 की, वो हमने दिखा दी 10,000 की डोनेशंस। सैलरी खर्चा है, दिखा दिया हमने ओवरऑल खर्चा, क्रेडिट का डेबिट में दिखा रहे हैं अब हम। रेंट 50,000 दिखा दिया खर्चा, स्टेशनरी 20,000 का खर्चा, 20,000 का खर्चा ये भी दिखा दिया। जो डिफेंस बॉन्ड है, फर्नीचर है और बाईसाइकिल है और कैश है, ये हमारे कैपिटल नेचर के आइटम है, एसेट से रिलेटेड हैं, तो इनको हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में ले जाएंगे, यहाँ इन चारों को दिखाने की जरूरत कोई नहीं है। तो ये सारे हमारे अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पुट हो गया। ये टोटल आया 910 में से ये टोटल माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर जो है ये हमारा सरप्लस आ गया 3,50,000। इस तरीके से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।